चलिए यहाँ से हम लोग ये डिस्कस किए थे कल, पीआईडी से डिस्कस किए थे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीआईडी डिस्कस करेंगे। जो कि एक मिनट, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दैट बैरियर गेट्स ब्रीच्ड एक मिनट, एक मिनट। हम लोग ब्रीच का मतलब है कि रुक जाना, वायलेट हो जाना। थोड़ा सा डिले हो रहा है, 1 मिनट, हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको आवाज जा रही है? एक बार ओके करिए तो। आवाज जा रही है, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक है। यहाँ से देखिए, कल हम लोग डिस्कस किए थे पीआईडी, ठीक है। पीआईडी का जो क्लिनिकल फीचर था, यहाँ से हम लोग रिवाइज करते हैं। स्लाइड शो देखिए। पीआईडी क्या होता है? पीआईडी एक इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन किसी भी तरह का। पेल्विस रीजन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो, वो पीआईडी ही कहलाता है। एक उसमें एक एग्जांपल ये भी जैसे गोनोकॉकस का हो, क्लेमाइडिया का हो, बहुत तरह का इन्फेक्शन होता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। और उसमें एक ट्यूबरकुलोसिस का भी इन्फेक्शन है, वो भी एक तरह का पीआईडी है। उसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे। क्लिनिकल फीचर देखिए, एब्डोमिनल पेन पीआईडी का, लिकोरिया, ये सब हम लोग कल डिस्कस किए थे। मेनोरेजिया, कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, डिस्पैरिनिया, बैक एक एंड इनफर्टिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल फीचर इन पीआईडी। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कॉपर टी, मतलब किसी तरह का आईयूसीडी यूज नहीं करना है जो पीआईडी को बढ़ावा देता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाहर से यूज करेंगे तो वो पीआईडी का खतरा बढ़ाएगा। तो करना क्या है, आईयूसीडी का यूज नहीं करना है, और सेक्स एजुकेशन एंड साथ में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कॉन्डोम्स वगैरह, ठीक है। और आईयूसीडी यूज नहीं करना है, जिससे पीआईडी के लिए वल्नरेबल है, ये सब सेंसिटिव है। ओके। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर पीआईडी।
कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्सिबल? सबसे पहले ये जान लेना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड गोनोकॉकस इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है जो पीआईडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो गोनोकॉकस है, जो गोनोरिया होता है जिससे, ठीक है, जिससे गोनोरिया का डिजीज होता है वो गोनोकॉकस ही है ये। और ये डायग्राम जो है ये हम लोग गोनोकॉकस का ही देख रहे हैं, ये गोनोकॉकस बैक्टीरिया है ये। क्लेमाइडिया सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। ऐसे जनरली बिना स्पेसिफिकेशन के क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी, एसटीडी होगा, एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म टू कॉज पीआईडी इज गोनोकॉकस। ठीक है, और जो भी डिफरेंट बैक्टीरियास है यहाँ पे लिखा हुआ है। पायोजेनिक पीआईडी के लिए एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड इकोलाई है। बैक्टीरियोइड्स, फ्रैगिलिस एंड पेप्टोकोकाइस, ट्यूबरकुलर सल्पिंजाइटिस, ये भी एक तरह का पीआईडी का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीआईडी। फर्स्ट पॉइंट, टेंडरनेस होना चाहिए लोअर एब्डोमिनल रीजन में, एंड सर्वाइकल रीजन में भी टेंडरनेस होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल क्राइटेरिया में डिफरेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। फीवर बहुत, ये ओरल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज होगा, WBC का हम लोग सलाइन माउंट देखेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होगा, नेजेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वही था गोनोरिया को कॉज करने वाला गोनोकॉकस। डेफिनेटिव क्राइटेरिया, इंडोमेट्रियल बायोप्सी में हम लोग को इंडोमेट्राइटिस दिखेगा। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या दिखेगा? ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस दिखेगा। एंड पीआईडी के केस में क्या दिखेगा? सॉरी, लैप्रोस्कोपिक एबनॉर्मलिटी के केस में लैप्रोस्कोपिक एबनॉर्मलिटीज कंसिस्टेंट होगा पीआईडी का। पीआईडी जब भी किसी को होगा तो लैप्रोस्कोपिक एबनॉर्मलिटी, लैप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन जब भी करेंगे उसमें लैप्रोस्कोपिक एबनॉर्मलिटी दिखेगा। नेक्स्ट देखिए स्टेजेस ऑफ पीआईडी। स्टेज 1 में सिर्फ साल्पिंजाइटिस होगा, कोई पेरिटोनाइटिस नहीं होगा, पेरिटोनियम लेयर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ साल्पिंजाइटिस होगा। साल्पिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद स्टेज 2 में साल्पिंजाइटिस के साथ साथ पुरलेंट डिस्चार्ज भी होगा। स्टेज 3 में साल्पिंजाइटिस के साथ साथ ऑक्लूजन आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, ट्यूबल ऑक्लूजन आ जाएगा। स्टेज 4 में ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस भी आ जाएगा, रप्चर्ड ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस स्टेज 4 में। स्टेज 5 में ट्यूबरकुलर साल्पिंजाइटिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलस का इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरकुलर साल्पिंजाइटिस। स्टेज 5 सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज, ट्यूबरकुलर साल्पिंजाइटिस के साथ हम लोग देखेंगे। पीआईडी का सिक्वेली क्या है, मतलब पीआईडी के बाद क्या हो सकता है पीआईडी के पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हो तो। देखिए, इनफर्टिलिटी सीन इन 6 to 60% पेशेंट्स। कल जो हम लोग आप लोग को पीडीएफ भेजे थे उसमें और कुछ हम ऐड किए, ठीक है, उसमें ये सब ऐड नहीं था, आज फिर से हम भेज देंगे। इनफर्टिलिटी सीन इन 60 to 60% पेशेंट, मतलब 60% पेशेंट में जिसको पीआईडी है उसमें इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्रोनिक पेल्विक पेन साथ में डिस्पेरियोनिया, ये भी मोस्टली सिम्टम पीआईडी के केस में मिलेगा। फिट्ज हाई कर्टिस सिंड्रोम, ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम इमेज लगाया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर बाय एडवांस्ड पीआईडी बाय स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय राइट पैराकोलिक गटर और लिम्फेटिक्स। ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंट्रापेरिटोनियल एक्जुडेट्स कॉज वायलेंट स्ट्रिंग एडेशन बिटवीन द लीवर कैप्सूल एंड पेरिटोनियम। देखिए लीवर का जो पार्ट एंड जो पेरिटोनियम का पार्ट है उसमें इस तरह का वायलेंट स्ट्रिंग लाइक एक्जुडेट फॉर्म करेगा। जो भी एक्जुडेट है वो वायलेंट का जो स्ट्रिंग होता है ना उसके जैसा स्ट्रक्चर बताएगा। वायलेंट स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए, पेरिटोनियम के अंदर जो एक्जुडेशन होगा, जो भी सिक्रीशन होगा उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, वायलेंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे याद यही रखना है, वायलेंट स्ट्रिंग एडेशन किस केस में मिलता है? फिट्ज हाई कर्टिस सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम कहाँ मिलेगा? पीआईडी के केस में मिल सकता है। ठीक है, आरयू को एब्डोमिनल पेन में मिमिक कोलिसिस्टाइटिस और पॉलीनेफ्राइटिस। ये REQ जो शॉर्ट फॉर्म है इसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्या है, ये हम देखे नहीं, छूट गया था। REQ एब्डोमिनल पेन में मिमिक कोलिसिस्टाइटिस और पॉलीनेफ्राइटिस,
इसका जो एब्डोमिनल पेन है वो कोलिसिस्टाइटिस और पॉलीनेफ्राइटिस को भी मिमिक कर सकता है। इसमें याद रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट यही है, वायलेंट स्ट्रिंग लाइक एडेशन फ्रिज हाई कर्टिस सिंड्रोम में मिले। जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस देखिए आज का यहाँ से टॉपिक है। जेनेटल टीबी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, ये तो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। जेनेटल टीबी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन है। बताइए प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ का मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा बताइए, मोस्ट कॉमन, हाँ लंग्स, ठीक है, कल डिस्कस किए थे हम लोग। प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फ्लेमेशन जो होगा, अच्छा ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, सही है। देखिए जो हम लोग ये लास्ट पढ़े थे, ये शॉर्ट फॉर्म हमको याद नहीं आता, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, ये RUQ जो है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन में मिमिक कोलिसिस्टाइटिस और पॉलीनेफ्राइटिस, ठीक है, ये फुल फॉर्म जो है राइट अपर क्वाड्रेंट, ये था, वो याद नहीं आ रहा। चलिए विशाल बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ होगा, लंग्स में मोस्ट कॉमनली, यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, रूट ऑफ स्प्रेड हिमेटोजेनस ब्लड के थ्रू आएगा। मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली कहाँ दिखेगा, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी सबसे पहले कहाँ, एम्पुला में, ठीक है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या है, 20 to 30 ईयर्स, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए 20 to 30 ईयर्स। जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस भी एक तरह का PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा PID, ये ट्यूबरकुलोसिस का, इनफर्टिलिटी, ठीक है। जो भी जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस की जो पेशेंट होगी, कॉमनली उसमें इनफर्टिलिटी दिखेगा, क्योंकि उसके फैलोपियन ट्यूब में ही ट्यूबरकुलोसिस है ना, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इफ पेशेंट कंसीव्स स्पॉन्टेनियसली, अगर कंसीव होता भी है तो कैसा केस आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट यूट्रस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले मोस्ट कॉमनली चांस कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में, एंड सेकंड चांस यूट्रस में। यूट्राइन टीबी कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। यूट्राइन टीबी अगर होता है तो क्या क्या उसका मैनिफेस्टेशन है, एशरमैन सिंड्रोम में, एशरमैन सिंड्रोम एंड साथ में पायोमेट्रा पसफिल्ड यूट्राइन कैविटी, ये है। जैसे यहाँ पे जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस अगर फैलोपियन ट्यूब में होता है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम यहाँ पे इनफर्टिलिटी दिखा हम लोग, जो MCQ के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यूट्राइन टीबी में अगर होता है ट्यूबरकुलोसिस यूट्रस में होता है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, एशरमैन सिंड्रोम एंड साथ में पायोमेट्रा, ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डिस्ट्रक्शन, एक तरह का इंजुरी, एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में याद क्या रखना है कि अगर फैलोपियन ट्यूब में होता है तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इनफर्टिलिटी, एंड यूट्रस में होता है तो एशरमैन सिंड्रोम एंड पायोमेट्रा, ओके। यहाँ पे देखिए जेनेटल टीबी इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली ट्यूब में होगा, फिर उसके बाद इंडोमेट्रियम में, जस्ट बताया ना कि सबसे पहले मोस्ट कॉमन चांस फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन इंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस में था, उसके बाद ओवरी में चांस होगा, उसके बाद सर्विक्स, एंड लीस्ट कॉमन सबसे कम चांस वेजाइनल वल्वा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इन टीबी पेशेंट, यहाँ से हम लोग कल डिस्कस नहीं किए थे। अच्छा एशरमैन सिंड्रोम को रिपीट करना है, देखिए एशरमैन सिंड्रोम क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, PDF में हम सेंड किए थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। इंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यहाँ पे इंडोमेट्रियल लाइनिंग जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, उसी का डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वही टूट जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन सिंसी, है ना। वहाँ पे क्या बन जाएगा, इंट्रायूट्राइन सिंसी, सिंसी का मतलब ही है इंजुरी टू इंडोमेट्रियम, यहाँ पे हम खुद से लिखे, यहाँ पे सिंसी का मतलब इंजुरी टू इंडोमेट्रियम, यहाँ पे इंजुरी एक तरह का एशरमैन सिंड्रोम समझ लीजिए, इंजुरी है, ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें इस स्लाइड में आप लोग को यह याद रखना है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इन्फेक्शन ऑफ जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस फैलोपियन ट्यूब, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज
इंडोमेट्रियल और यूटरस। यहाँ पे देखिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है टीबी के पेशेंट में। कौन सा टीबी? जेनेटल टीबी। मोस्ट कॉमन मेंस्ट्रुअल कंप्लेन ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया। ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कंप्लेन इज मेनोरेजिया। ठीक है, ड्यू टू endometritis इन एक्यूट फेज। पेल्विक एग्जामिनेशन शोज नॉर्मल फाइंडिंग। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होगा? देखिए मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या मिलेगा? नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो वो नॉर्मल फाइंडिंग दिखेगा। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस इन एडोलेसेंट गर्ल, बायलैटरल एडेनोक्सल मास, मतलब ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब के पास मास दिखेगा। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग अगर एडोलेसेंट गर्ल, एडल्ट गर्ल में हम लोग देखते हैं एडोलेसेंट स्टेज में, तो फाइंडिंग क्या मिलेगा? बायलैटरल एडेनोक्सल मास। यहाँ पे देखिए हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी इन टीबी। एचएसजी होता है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का, तो क्या होता है देखिए। एचएसजी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन जेनेटल टीबी। जेनेटल टीबी में एचएसजी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं करना है टीबी में। इट एज इट कैन लीड टू रीएक्टिवेशन और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। नहीं तो क्या होगा? ये स्प्रेड होगा, रीएक्टिवेट होगा। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कैंसरस होता है, जो कैंसरस होता है, उसको ज़्यादा अगर छेड़खानी हम लोग करेंगे, सर्जरी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो इसका ज़्यादा चांस होता है फैलने का। ठीक है, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या होता है? फैलने का। इसी तरह से जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस का भी टेंडेंसी है फैलने का, अगर इसमें किसी भी तरह का छेड़खानी कुछ भी हो तो। इसलिए एचएसजी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इफ अनोइंगली एचएसजी इज डन, अगर एचएसजी किसी तरह से हो भी गया तो क्या क्या दिख सकता है? लीड पाइप अपीयरेंस। ठीक है, पाइप लाइक ट्यूब दिखेगा, पाइप लाइक ट्यूब दिखेगा जिसको हम लोग लीड पाइप अपीयरेंस भी कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसको याद रखना है। लीड पाइप अपीयरेंस इज शोन इन एचएसजी ऑफ टीबी, जेनेटल टीबी। बीडिंग एंड वेरिएशन इन द फिलिंग डिफेक्ट। ठीक है, ये भी दिख जाएगा। बीडिंग, बीडिंग मतलब डॉट डॉट दिखेगा। कैल्सिफिकेशन ऑफ द ट्यूब, कैल्सिफिकेशन होगा। ठीक है, हार्डनेस हो जाएगा वहां पे। कॉर्नुअल ब्लॉक, और जो यहाँ पे जो कॉर्नुआ होता है वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। कॉर्नुआ यहाँ पे होता है, यूट्रस का कॉर्नुआ यहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग होता है ना वहीं पे कॉर्नुआ होता है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। एचएसजी में हम लोग ये देखेंगे। अ जैग्ड फुल फ्लफीनेस ऑफ द ट्यूबल आउटलाइन। फैलोपियन ट्यूब का जो आउटलाइन होता है वो फ्लफीनेस मिलेगा वहां पे, फ्लफीनेस। ये सब फाइंडिंग है एचएसजी का जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस में। उसके बाद क्या मिलेगा? टोबैको पाउच अपीयरेंस। देखिए अगर जेनेटल टीबी का एचएसजी हो जाए, ऐसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यहाँ पे यही याद रखना है, यही एमसीक्यू है। एचएसजी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन जेनेटल टीबी। ठीक है, अगर जेनेटल टीबी में एचएसजी होता है तो फैलने का ज्यादा चांस होगा। और अगर कर भी दिया कोई, किसी अननोइंगली एक्सीडेंटली या कुछ भी किसी तरह से हुआ बिना जाने, तो क्या क्या दिखेगा उसमें? मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखेगा हम लोग को? लीड पाइप अपीयरेंस और साथ में टोबैको पाउच अपीयरेंस। टोबैको पाउच अपीयरेंस ये देखिए, ये है टोबैको पाउच का रियल इमेज, है ना। टोबैको पाउच ऐसा दिखता है, ऐसा टोबैको पाउच। पहले के जमाने में टोबैको पाउच ऐसा होता था। ठीक है, अब तो टोबैको का अच्छा अच्छा पाउच आने लगा, मॉडर्न पाउच। ये टोबैको पाउच का रियल इमेज, उसी तरह का इमेज देखिए यहाँ पे इसमें। टोबैको पाउच का रियल इमेज यहाँ पे, मतलब उसके जैसा एचएसजी में ऐसा दिखेगा, है ना टोबैको पाउच, है ना वैसा दिख रहा है ना टोबैको पाउच का। ऐसा क्यों दिखा? क्योंकि ट्यूब इज इनलार्ज्ड एंड डिस्टेंडेड। ट्यूब क्या होता है? इनलार्ज हो जाता है और डिस्टेंडेड हो जाता है ना। डिस्टेंड मतलब, डिस्टेंडेड का मतलब सोलन, फुल गया हुआ है। ठीक है, ऑस्टियम रिमेन पैटेंट विथ रिकॉग्नाइजेबल इवर्टेड फिम्बरी। फिम्बरी क्या हो गया? इवर्टेड हो गया। ठीक है, मतलब पूरी तरह से स्वेलिंग होके एक टोबैको के जैसा दिख रहा है, टोबैको पाउच के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको टोबैको पाउच अपीयरेंस कहा गया। एंड एक लीड पाइप अपीयरेंस, ये दोनों याद रखना है जेनेटल टीबी में। हम लोग के एग्जाम में ऐसा ही एमसीक्यू ही आएगा कि
लीड पाइप अपीयरेंस किस केस में मिलेगा, टोबैको पाउच अपीयरेंस किस केस में मिलेगा। तो ऐसे दोबारा हम लोग रिवीजन करेंगे तो सब याद हो जाएगा, इमेज भी माइंड में आ जाता है, इसीलिए हम इमेज ज्यादा यूज करते हैं। अब डायग्नोसिस देखिए, बायोप्सी बेस्ट टाइम 1 to 2 days बिफोर और 12 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ मेंसेस। मेंसेस के 1 से 2 दिन पहले या फिर 12 घंटा बाद डायग्नोसिस का बेस्ट टाइम है बायोप्सी का। ठीक है, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो बायोप्सी करेंगे 1 से 2 दिन पहले या फिर 12 घंटा के बाद। उसके बाद देखिए पीसीआर, पीसीआर डन ऑन इंडोमेट्रियम और मेंस्ट्रुअल ब्लड इज मोर सेंसिटिव। अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड या फिर इंडोमेट्रियम पे करें वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उसी पे ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें हम लोग को याद ये रखना है कि डायग्नोसिस इसका बायोप्सी से एंड पीसीआर से होता है। एचएसजी नहीं करना है, करेंगे तो क्या दिखेगा, लीड पाइप अपीयरेंस एंड टोबैको पाउच अपीयरेंस। अब देखिए सम मिसलेनियस इंफॉर्मेशन अबाउट पीआईडी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटल अल्सर हर्पिस। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी क्या होगा, बताइए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी एसटीडी। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए ये। वेरी गुड, देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इज एसटीडी एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पीआईडी, क्या आंसर होगा, गोनोकॉकस। वेरी गुड, ठीक है, गोनोकॉकस ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग। उसके बाद देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटल अल्सर इज हर्पिस। ठीक है, चलिए इसी तरह से याद रखना है सबको। Most common cause of genital ulcer is herpes. Most common vaginitis in pregnant women, candidiasis, and most common vaginitis in young female, trichomonas vaginitis. ठीक है, and most common organism causing candidiasis, Candida albicans. ठीक है, चलिए ये याद है आप लोगों को। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी क्या था, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी बताइए। गोनोकॉकस, नहीं नहीं, वो तो फर्स्ट कॉमन कॉज था। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन, हाँ कैंडिडियासिस। चलिए ठीक है, कैंडिडियासिस यही तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कैंडिडियासिस। यहाँ तो नाम बता रहा है कि कैंडिडियासिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैंडिडा। एंड कैंडिडियासिस सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज था पीआईडी का। ठीक है, चलिए वेरी गुड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सर्विसाइटिस एंड एक्यूट सल्पिंजाइटिस इज गोनोरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सर्विसाइटिस एंड गोनोरिया and most common site for asymptomatic gonorrhea in young female endocervix। ठीक है, ये है endocervix मोस्ट कॉमन साइट फॉर एसिम्टोमेटिक गोनोरिया इन यंग फीमेल। इसमें हमको ये लगता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस इन प्रेग्नेंट वुमेन कैंडिडियासिस है। अब कैंडिडियासिस किससे होता है, कैंडिडा एल्बिकैंस से, ये तो बहुत ही इजी है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटल अल्सर, ये बहुत बार पूछा हुआ है, हर्पिस। ठीक है, और साथ में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पीआईडी, ये सब इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे दो चीज हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ऐसे बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ज्यादा जो कॉमन है वो हम बता देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इन वर्जिन फीमेल ट्यूबरकुलोसिस, है ना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इन वर्जिन फीमेल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, स्ट्रॉबेरी वेजाइना इज सीन इन, स्ट्रॉबेरी वेजाइना स्ट्रॉबेरी टाइप का रेडनेस होगा, वो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस के केस में। ट्राइकोमोनास ये बहुत कॉमन है, आप लोग को किसी भी टेस्ट सीरीज में या फिर किसी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में मिल जाता है। उसके बाद एक कर्डी वाइट डिस्चार्ज कैंडिडियासिस में मिलेगा। ये पूरा का पूरा कलेक्शन एक सेलेक्टेड टॉपिक का है, ठीक है, सेलेक्टेड है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और जनरली यही सब में से आता ही है, इतना विश्वास रखना होगा आप लोग को। नहीं देखिए विफ टेस्ट पॉजिटिव एंड फ्लू सेल पॉजिटिव कहाँ दिखेगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। ठीक है,
उसके बाद देखिए जेनेटल वार्ट्स कॉज्ड बाय HPV 6 एंड 11, जेनेटल वार्ट्स पूरा का पूरा याद रखना आप लोग को, यही सब क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट देखिए प्रोलैप्स ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स, यहाँ से देखिए न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ, प्रोलैप्स ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स। टेस्ट का जो पोर्शन था, टॉपिक था, उसमें आप लोग को जेनेटल ऑर्गन्स के साथ साथ फाइब्रॉइड भी है, ठीक है। फाइब्रॉइड कल हम लोग खत्म करेंगे और परसों आपका टेस्ट है, याद रखिएगा। फाइब्रॉइड तक टेस्ट है, शुरू से लेकर फाइब्रॉइड तक। ये जेनेटल ऑर्गन आज हम, जेनेटल प्रोलैप्स आज खत्म करेंगे एंड फाइब्रॉइड कल खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए ये है जेनेटल जेनेटल ऑर्गन का प्रोलैप्स का इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द कॉमन क्लिनिकल कंडीशन इन डे टू डे प्रैक्टिस, गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में बहुत ही ये कॉमन हम लोग को मिलता है। हम लोग का ओपीडी केस में भी बहुत ज़्यादातर गायनी डिपार्टमेंट में प्रोलैप्स का बहुत केस आता है। उसके बाद देखिए अकर्स स्पेशली अमंग द पैरस वुमेन, ज़्यादातर कहाँ मिलता है, पैरस वुमेन में जो चाइल्ड बर्थ कर चुकी है, ठीक है। इट इज इनफैक्ट अ फॉर्म ऑफ हर्निया। प्रोलैप्स क्या है, एक हर्निया का ही फॉर्म है। हर्निया में क्या होता है, कोई भी एक सराउंडिंग का लेयर वीक हो जाता है, उसके बाद उसमें बल्जिंग हो जाता है, वही हर्निया होता है। उसी तरह का प्रोलैप्स भी है। इट अकर्स ड्यू टू वीकनेस इन स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द ऑर्गन, है ना। हर्निया का भी यही सिम्टम होता है ना, किसी भी स्ट्रक्चर का जो सपोर्टिंग ऑर्गन होता है, सपोर्टिंग लेयर होता है, वहां पे क्या होता है, वीकनेस। और वीकनेस के कारण क्या होगा, आउटवर्ड बल्जिंग हो जाएगा, वही प्रोलैप्स भी है। द फैक्टर्स में भी एनाटॉमिकल और क्लिनिकल, एनाटॉमिकल भी हो सकता है, मतलब स्ट्रक्चर भी उसका वैसा हो सकता है, एंड क्लिनिकल भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे इमेज हम दिखा चुके हैं, देखिए अच्छा इमेज आगे आपको समझ में आएगा। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स, वेजाइनल प्रोलैप्स। दो तरह का प्रोलैप्स आपको मिलेगा, एक है यूट्राइन प्रोलैप्स और दूसरा है वेजाइनल प्रोलैप्स, ठीक है। पहले वेजाइनल प्रोलैप्स, एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स। एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स अपर टू थर्ड, मतलब इसके लिखने का मतलब यह है कि अपर टू थर्ड वॉल का अगर प्रोलैप्स होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सिस्टोसिल, ठीक है। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, सिस्टोसिल का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर का प्रोलैप्स, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के कारण प्रोलैप्स, यूरिनरी ब्लैडर के कारण प्रोलैप्स, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस का इमेज आ गया, ये यूट्रस में जाएगा ये इमेज, ठीक है, यहाँ से हम हटा देंगे। देखिए सिस्टोसिल का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब यह है कि वेजाइनल वॉल का अपर टू थर्ड वॉल का अगर प्रोलैप्स होगा तो वो सिस्टोसिल के कारण होगा, एंड लोअर वन थर्ड वॉल का प्रोलैप्स होगा तो वो यूरेथ्रोसिल के कारण होगा, ठीक है। सिस्टोसिल का मतलब यूरिनरी ब्लैडर का बल्जिंग होना, जिसके कारण प्रोलैप्स होगा। उसके बाद है यूरेथ्रोसिल, यूरेथ्रोसिल का मतलब यहाँ पे बल्जिंग होगा यूरेथ्रा का, जिसके कारण प्रोलैप्स होगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में अपर वन थर्ड का जो लेयर है, अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइनल वॉल का अगर प्रोलैप्स होगा तो वो इंटेरोसिल, इंटेरोसिल में स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोलैप्स होगा। यहाँ पे देखिए इंटेरोसिल। चलिए आगे का इमेज हम दिखाते हैं। ये देखिए, अच्छा पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तो रेक्टोसिल, रेक्टोसिल में रेक्टम के कारण मिडिल वन थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स होगा। चलिए हमको लगता है आप लोग समझ रहे हैं कि ये अपर टू थर्ड एंड लोअर वन थर्ड क्या है। अपर टू थर्ड का प्रोलैप्स वेजाइनल वॉल का सिस्टोसिल के कारण सिस्टोसिल कहलाएगा। सिस्टोसिल का मतलब ही होता है यूरिनरी ब्लैडर के कारण वेजाइनल वॉल में प्रोलैप्स आना, ठीक है। यूरेथ्रोसिल का मतलब है यूरेथ्रा के कारण वेजाइनल वॉल में प्रोलैप्स आना। यूरेथ्रा ही वहां जाके क्या करता है, वेजाइनल वॉल को पुश करता है, ठीक है। इंटेरोसिल में स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा, रेक्टोसिल में रेक्टम का होगा, लैक्स पेरिनियम में पेरिनियम का होगा। अब देखिए आगे इमेज, ये सिस्टोसिल देखिए, सिस्टोसिल में अभी बता रहे थे ना, सिस्टोसिल फर्स्ट है यहाँ पे। सिस्टोसिल में
यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लीजिए। नॉर्मल स्ट्रक्चर में पहले क्या है, यहाँ पे ब्लैडर है ना, आपको चलिए हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं या इससे पॉइंटर से, ये देखिए ये है ब्लैडर और ये है यूट्रस और ये है रेक्टम, ठीक है। यूट्रस एंड ब्लैडर साथ साथ है, एक साथ साथ है। यही ब्लैडर पीछे की तरफ पुश कर जाता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एबनॉर्मल मतलब सिस्टोसिल का केस है। यहाँ देखिए, ये इस ब्लैडर को देखिए और इस ब्लैडर को देखिए, कैसा स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो चुका है। ये स्ट्रक्चर पीछे की तरफ वेजाइनल वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो क्या होगा, वेजाइनल का प्रोलैप्स होगा ना। वही यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, anterior vaginal prolapse also known as a cystocele is when the bladder drops from its usual position in the pelvis and pushes on the wall of the vagina। ठीक है, क्लियर हो चुका है। मतलब एंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स का, एंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स को सिस्टोसिल कहते हैं, जिसमें ब्लैडर जो होता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल को के ऊपर ड्रॉप होता है और वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसको कहा जाता है। एंड पुशेस ऑन द वॉल ऑफ वेजाइना, एंड वेजाइना के वॉल को पुश करता है। क्लियर होगा। इसी तरह से टॉपिक्स को क्लियर करके टेस्ट में यही सब आएगा, एग्जाम में भी यही सब आता है। बहुत ही क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रेक्टोसिल। रेक्टोसिल में रेक्टम का होगा, देखिए रेक्टम है ना, रेक्टम इस तरह से था ना, ये इन्वर्टेड, ये देखिए इसमें जो रेक्टम है ना यहाँ पे, यही अब इधर की ओर पुश करेगा तो रेक्टोसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरफ है ना, इन्वर्टेड डायग्राम है। रेक्टम देखिए यहाँ पे बल्ज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टोसिल। याद रखना इस तरह से। यूरेथ्रोसिल में क्या होता है, यूरेथ्रल प्रोलैप्स, इसका इमेज हमको नहीं मिला था। यूरेथ्रल प्रोलैप्स यूरेथ्रोसिल कहलाएगा जब यूरेथ्रा पुशेस इनटू द वेजाइनल कैनाल। ठीक है, उसके बाद देखिए यूट्राइन प्रोलैप्स, उसी तरह से सब में होगा। ठीक है, एक दो इमेज हम और ऐड कर देंगे। इंटेरोसिल में देखिए, यहाँ पे देखिए ये इमेज, इस इमेज को देखिए, यहाँ भी है। इंटेरोसिल में ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए वेजाइना को पुश करेगा यहाँ आके। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बल्ज आउट हो गया और वेजाइना को पुश करेगा, जिसके कारण वेजाइनल प्रोलैप्स होगा और ये कंडीशन कहलाएगा इंटेरोसिल। ठीक है, इंटेरोसिल। रेक्टम अगर पुश करता है और वेजाइनल प्रोलैप्स को कॉज करता है तो रेक्टोसिल कहलाएगा। अब ये तो यूट्रस का बात करते हैं आगे। देखो ब्लैडर का, अगर ब्लैडर के कारण प्रोलैप्स होगा तो सिस्टोसिल का केस कहलाता है। ठीक है, यूरेथ्रोसिल भी हो गया। अब देखिए यूट्राइन यूट्राइन प्रोलैप्स, ओल्ड क्लासिफिकेशन है, सॉज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स का 4 डिग्री 3 डिग्री है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिग्री में डिसेंट ऑफ द सर्विक्स टू द वेजाइना, सर्विक्स का सिर्फ डिसेंट होगा वेजाइना तक, लेकिन वेजाइना से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसका स्टेज होता है, यहाँ पे देखिए स्टेज, हम पहले एक बार दिखा देते हैं उसके बाद डायग्राम दिखाते हैं। फर्स्ट डिग्री में यूट्रस क्या होगा, यूट्रस का सर्विक्स जो है वेजाइना तक आएगा। सेकंड डिग्री में सर्विक्स जो है इंट्रोइटस तक आएगा। इंट्रोइटस, इंट्रोइटस का मतलब है आउटर ओपनिंग, वहां तक आ जाएगा। ठीक है, थर्ड डिग्री में आउटसाइड द इंट्रोइटस, ओपनिंग से बाहर आ जाएगा थर्ड डिग्री में। एंड लास्ट में फाइनल प्रोसीडेंसिया का केस कब कहलाएगा, ये सीवियर स्टेज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स है। यूट्राइन प्रोलैप्स का सीवियर स्टेज को हम लोग प्रोसीडेंसिया बोलते हैं, प्रोसीडेंसिया। ऑल ऑफ द यूट्रस आउटसाइड द इंट्रोइटस, पूरा यूट्रस इंट्रोइटस के बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए यूट्रस, देखिए शुरू का ये फर्स्ट डिग्री है, शुरू का है, धीरे धीरे बढ़ता गया, एडवांस फॉर्म में होता गया। देखिए यूट्रस एंड वेजाइना अभी तो नॉर्मल स्पेस में है, यहाँ देखिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है ना। यहाँ पे पहले स्टेज, पहला स्टेज में इसका पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे। दूसरा स्टेज में पोजीशन यहाँ आ गया, और तीसरा स्टेज में देखिए यहाँ आ गया, और फाइनली बाहर निकल गया थर्ड डिग्री में। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये फर्स्ट डिग्री है ना। अभी ओपनिंग तक नहीं आया, सेकंड डिग्री में ओपनिंग तक आ गया, जैसे ही हम बात कर रहे थे अभी पीछे। एंड ओपनिंग से बाहर थर्ड डिग्री में आ गया, और प्रोसीडेंसिया के केस में क्या हुआ, यूट्रस पूरी तरह से बाहर आ गया, है ना। उसके बाद प्रोलैप्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, किंकिंग ऑफ यूरेटर। किंकिंग का मतलब ट्विस्टिंग होता है,
यूरेटर का ट्विस्टिंग होगा जिसके कारण रीनल डैमेज हो सकता है, प्रोसिडेंशिया केस में होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, एंड रेयर केस में वेजाइनल कैंसर होगा। ठीक है, लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। इसके बाद यूट्राइन फाइब्रॉइड है, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और टेस्ट में आप लोग जरूर अपियर होइए। यूट्राइन फाइब्रॉइड तक आएगा शुरू से लेकर, ठीक है। और कोई भी इश्यू आता है, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो उसको हम सही कर लेंगे 1-2 दिन में। और इस स्लाइड को भी हम बहुत रिच बनाएंगे, और नोट्स को भी और अच्छा से अच्छा बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी इश्यू मैसेज कीजिएगा। ओके, गुड नाइट।